चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका, जो है आपका इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर सर्किट। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि हमारे पास जो स्लिप पड़ा है हमने, उस स्लिप का क्या रोटर सर्किट पे क्या प्रभाव पड़ता है अभी। क्योंकि हमारे पास क्या था, एक ये इंडक्शन मोटर है और ये हमारा रोटर है। सिंपल सी बात है, जो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड यानी कि स्लिप का हमारे इस रोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और रोटर के वो कौन से पैरामीटर होते हैं जो चेंज होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, शॉर्टकट की बात अगर मैं करूं, तो पहले बात करते हैं। मान लो मेरे पास, अब सिंपल सी बात है, देखो मैं इसको डायरेक्ट जोड़ूंगा भाई। अगर मैं बात करता हूं रोटर के ईएमएफ की, ईएमएफ पर फेज, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरे पास एस यानी कि स्लिप इंटू E2, एस इंटू E2। E2 क्या है मेरे पास, E2 क्या है, ईएमएफ है। ईएमएफ है कब है भाई बच्चों मेरे पास, जब वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में है। स्टैंड स्टिल कंडीशन में है। स्टैंड स्टिल का मतलब जब रुके हुए। अब देखो आपने यहां पे सप्लाई दी भाई, ये क्या है, इस पे 3 फेज सप्लाई दी आपने भाई। तो जो सप्लाई यहाँ पे आ रही है, तो कुछ आपकी जो सप्लाई है वो जो सिंपल सी बात है, जो फ्लक्स रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और जो फ्लक्स रोटेटिंग इसको कट कर रहा है इसके कंडक्टर को, तो इनमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इनमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ जब ये रुका हुआ है तब कितना है, और जब चल रहा है तब कितना है। तो जब बात करते हैं हम, तो जब रुका हुआ है तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में मैंने बोल दिया ईएमएफ E2 इज इक्वल टू क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में, यानी कि जब रोटर आपका रुका हुआ है, जब मोटर आपकी मूव नहीं कर रही है, या इनिशियल स्टेज में, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में, उसे बोल दिया E2। ये E2 यहां आएगा आपके पास। ओके, तो इसने पूछा है कि स्लिप के बाद क्या होगा, तो स्लिप के बाद आ जाएगा आपके पास S इंटू E2, और इसका नाम हम E2 डैश ही बोल सकते हैं। एक फेज पे, इस पे पर फेज दिया है, यानी कि एक फेज का है। क्योंकि हमारे पास 3 फेज सप्लाई है, तो आपको सिंगल फेज और 3 फेज का रिलेशन पता ही होगा, जो आपने लाइन करंट और लाइन वोल्टेज और फेज करंट, फेज वोल्टेज 3 फेज में पढ़ा है। ओके, तो ये हो गया आपके पास S इंटू E2, और इसको डिनोट करते हैं हम E2 डैश से। अब ये देखो, अगर बात करते हैं हम किसकी, ये हो गया इंड्यूस ईएमएफ। तो अगर मान लो मैं बोल दूं, इसमें एक उदाहरण भी ले लेते हैं हम। मान लो स्लिप आपकी कितनी है भाई, स्लिप आती है आपके पास 0.04 या फिर 4%, और वो ऐसे बोल सकता है 4%। तो आपके पास क्या है, वो बोल दिया रोटर पे जो इंड्यूस ईएमएफ है शुरुआत में वो 100 वोल्ट है। कितना है बच्चों, 100 वोल्ट है। कितना है, 100 वोल्ट है। ये क्या दे दिया, E2। तो वो किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। वो पूछेगा भाई कि 4% की स्लिप पे बताओ कितना होगा, तो सिंपल सी बात है 0.04 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। यानी कि जब उसकी स्लिप 4% होगी, तो उस पे रोटर पे मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई बच्चों मेरे पास, कम हो रहा है स्टार्टिंग कंडीशन में। तो इससे साफ पता चलता है आपके पास, जैसे जैसे, अब देखो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी स्लिप की वैल्यू कम होती जाएगी। स्लिप की वैल्यू कम होती जाएगी तो रोटर पे इंड्यूस ईएमएफ कम होता जाएगा। इस चीज का रिलेट स्लिप मुझे पता है, सिंपल सी बात है। स्लिप कब बढ़ेगी, स्लिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होती है। अगर मेरे पास स्पीड बढ़ेगी तो स्लिप की वैल्यू कम होती जाएगी। करके देख लो आप, ठीक है, यहीं से तो आया था स्लिप NS माइनस के N। अगर मेरी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कम होगी। क्योंकि स्पीड बढ़ रही है ना, और स्लिप क्या बताया हमने भाई, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के बीच का डिफरेंस है। तो अगर रोटर की स्पीड बढ़ेगी तो उसे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, NS के बराबर हो सकती है, N इज इक्वल टू NS। तो देन स्लिप मेरी 0 हो जाएगी। वो आपको पता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। तो इन चीजों को रिलेट करना है आपको, ये देखना है कि हाँ भाई मेरी स्पीड बढ़ने पे स्लिप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। और स्लिप के यानी कि अगर वो आपसे पूछे कि अगर आपके पास स्पीड बढ़ रही है, किसकी, रोटर की स्पीड बढ़ रही है, तो रोटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है कि भाई रोटर की स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ने से मुझे पता है रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है रनिंग कंडीशन में, S इंटू E2। तो मुझे S निकालना, तो स्पीड बढ़ रही है तो स्लिप कम, स्पीड बढ़ रही है तो स्लिप कम, और रोटर इंड्यूस भी ईएमएफ भी कम होएगा। सबसे ज्यादा कब आएगा आपके पास, अगर मैं E2
डैश की बात करूं, अगर स्लिप का मान 1 है यानी कि जब रोटर रुका हुआ है, स्लिप का मान 1 कब होता है, जब रोटर रुका हुआ होता है। दैट मीन्स हो जाएगा मेरे पास E2 है ना, एस की वैल्यू 1 तो उसके बराबर ही आएगा। आई बात समझ में भाई। तो ये हो गया आपके पास, इस प्रकार से आपके पास यानी कि स्लिप का जो इफेक्ट है वो इस प्रकार से रोटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ पे पड़ता है। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे इसकी स्लिप की वैल्यू, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ेगा। जैसे स्लिप की वैल्यू कम होगी, और कम कब होगी, सारा खेल स्पीड का है, स्पीड के चेंज होने से स्लिप में चेंज होता है। ठीक है भाई, तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है रोटर रिएक्टेंस की। ठीक है, अब बारी आती है आपके पास किसकी, रोटर रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस क्या होती है भाई, आपको पता है रिएक्टेंस क्या होती है। हमारे पास रोटर में जो रिएक्टेंस होगी उसे हम, ये है, ये हो जाएगा मेरे पास रोटर रिएक्टेंस S इंटू X2। ठीक है, X2 यहां कर लेना बेटा। ठीक है, रिएक्टेंस सिंपल सी बात है, आपको पता है रिएक्टेंस X2 2 पाई FL से हम निकालते हैं भाई। जैसे मेरे पास ये क्या होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। जब मेरे पास आर्मेचर, उसमें सॉरी आर्मेचर बोल रहा हूं, रोटर में क्या है, आर्मेचर हम उस केस में लेते हैं डीसी वाले में। जब रोटर में मेरे पास क्या है, वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा और उसकी कुछ रिएक्टेंस भी होगी, तो उस रिएक्टेंस को हम दर्शाते हैं इससे। अगर मैं X2 की बात कर रहा हूं, X2 रिएक्टेंस है, तो ये है मेरी स्टैंड स्टिल, यानी कि जब मेरे पास रुका हुआ है, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल या रोटर स्टॉप है, यानी कि जब n आपकी 0 है, उस कंडीशन की बात है भाई। तो अब सिंपल सी बात है, रिएक्टेंस क्या मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, हाँ भाई है ना, रिएक्टेंस मेरी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो अगर मेरे पास सिंपल सी बात है, और फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, अगर मैं X2 की बात करूं, यहां पर भी इसका नाम दे दिया मैंने रिएक्टेंस पर फेज X2 डैश, जहां पे भी मैं कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, X2 R भी लिख सकते हो, यानी कि रनिंग कंडीशन में, तो हो जाते हैं मेरे पास S इंटू X2। ठीक है, अब इसका भी खेल देखते हैं भाई। हमने देखा था शुरुआती कंडीशन में ये 2 पाई FL है, तो शुरुआत में अगर मैं स्टैंड स्टिल की बात करता हूं, कब स्टैंड स्टिल की बात, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में हमारे पास जो रोटर फ्रीक्वेंसी थी भाई कितनी थी, F डैश क्या था, S इंटू F थी। स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या था मेरे पास, S की वैल्यू 1 थी, 1 इंटू F, यानी कि F डैश इक्वल टू क्या आ रहा था, F आ रहा था। यानी कि जो मेरे पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी थी वही मेरे पास रोटर की फ्रीक्वेंसी है, वही मेरे पास क्या है, रोटर की फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पे तो फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई, तो X2 की वैल्यू देखो उस वक्त क्या रही होगी, 50, मान लो 50 हर्ट्ज आती है हमारे पास, तो जो भी रही होगी आपके पास। अब देखते हैं रनिंग कंडीशन में, तो रनिंग कंडीशन में क्या था मेरे पास, हमने पता था अगर स्पीड बढ़ेगी तो स्लिप कम होगी, तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगी भाई, अगर स्लिप कम हो रही है तो मेरी सिंपल सी बात है रिड्यूस हो जाएगी। अगर मान लो एक उदाहरण ले लेते हैं हम, उदाहरण मान लो इनिशियल स्टेज में, यानी कि जो मेरे पास एफर्ट, मतलब कि जो X2 है वो क्या है, 10 ओम है। ठीक है, कितना है, 10 ओम। तो वो पूछेगा S इक्वल टू स्लिप 0.04 पे ले लेते हैं हम, पर स्पीड क्या बताओ, रिएक्टेंस बताओ, यानी कि स्लिप का क्या प्रभाव पड़ा। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा भाई मेरे पास 0.04 इंटू 10 ओम, तो यानी कि 0.4 ओम हो जाएगा। तो पहले 10 ओम थी, ठीक है, अब कितनी है, 4 ओम है, यानी कि कम हुई है। तो मैं बोल सकता हूं जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से स्लिप का वैल्यू कम होगा, और स्लिप का वैल्यू कम होने से आपकी रिएक्टेंस भी रिड्यूस होगी। ये रिड्यूस तो ये भी रिड्यूस, सारा खेल मैं बता रहा हूं स्पीड का। तो आपको इमेजिन करके चलना है कि स्पीड के प्रभाव से स्लिप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इन्हीं स्पीड से फिर आपके रिएक्टेंस का पता चलेगा, इंपीडेंस का पता चलेगा, पावर फैक्टर का पता चलेगा, पावर का पता चलेगा। तो सारा खेल इसी के बीच का रहेगा भाई बच्चों आपके पास। ठीक है, ये हो गया आपके पास रोटर रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, S इंटू E2, इसे X2 डैश से डिफाइन करेंगे हम। रोटर फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता ही चुका हूं, रोटर फ्रीक्वेंसी F डैश इक्वल टू S इंटू F, ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है भाई। तो क्या रोटर का रेजिस्टेंस भी तो होता है हमारे पास, रोटर का रेजिस्टेंस भी तो होता है, तो रोटर का रेजिस्टेंस क्या होगा भाई मेरे पास, R2। क्या R2
ये क्या होगा, R2 क्या होगा, रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। तो अब एक बात सोचने की है, रेजिस्टेंस मेरा फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए R2 ही रहने वाला है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भाई अब देखते हैं, यहां से हम चीजें निकालते हैं। आई होप ये चीजें हो गया होगा। अब बात करते हैं हम इंपीडेंस की भी। ये तो हो गया आपके पास, उसे दूसरे उस पे देखते हैं। चलिए यहीं पे बता देते हैं हम इसमें। फ्रीक्वेंसी हो गया। अब बात करते हैं हम, इसमें इंपीडेंस नहीं दिया, हम अपनी तरफ से कर ले इंपीडेंस, ठीक है, कौन सा, रोटर का। तो भाई दो इंपीडेंस होगी मेरे पास, एक तो Z2, जब ये मेरे पास क्या रहेगा, स्टैंड स्टिल कंडीशन में, स्टैंड स्टिल कंडीशन, यानी कि रोटर या फिर ब्लॉक्ड रोटर पे, यानी कि रोटर रुका हुआ है। तो Z2 इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है तो भाई रोटर रेजिस्टेंस, ये तो होता है Z इक्वल टू, इस सर्किट में पढ़ा, ये तो होता है ना। तो यहां पे क्या है भाई बच्चों, आपके पास R2 है और प्लस के S2 हो जाएगा। अभी ये है मेरे पास R2 इक्वल टू X2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया मेरे पास कब, स्टैंड स्टिल में। अगर मैं रनिंग कंडीशन में निकाल लूं, यानी कि विद द स्लिप, स्लिप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विद स्लिप, विद स्लिप, तो स्लिप के साथ क्या होगा भाई, R2 में तो कोई बदलाव होता नहीं, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, ये हो जाएगा X2 क्या होगी तो उस वक्त SX2 स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास स्टैंड स्लिप के साथ, या फिर इसको हम रनिंग कंडीशन के साथ ही बोल सकते हैं, क्योंकि स्लिप कब आएगी, जब आपका मोटर चल रहा होगा भाई, जब आपका मोटर चल रहा होगा उसी के दौरान आपकी ये इंपीडेंस हो जाएगी। ओके, क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब देखो भाई सिंपल सी बात है, इंपीडेंस का भी देख लेते हैं हम। ये होता है मेरे पास, इसकी वैल्यू देखना क्या होगा इंपीडेंस की। अब स्पीड का प्रभाव देखते हैं हम, रेजिस्टेंस तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो केवल इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू पे SX2 इंपीडेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुझे पता है कि रिएक्टेंस क्या हो रही थी मेरे पास, स्पीड जैसे बढ़ती जा रही, रिएक्टेंस कम होती जा रही थी, तो इंपीडेंस मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। अब इसमें ऐसे मत सोचना कि इसका स्क्वायर हो रहा तो बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि मुझे पता है रिएक्टेंस अगर इसका स्क्वायर है तो 0.02 इंटू 0.02 का स्क्वायर करते हो ना, 0.02 का, तो कितना आ जाएगा 0.0004, ठीक है, जो कि वैल्यू इससे भी ज्यादा छोटी होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए कहीं पे कंफ्यूजन हो तो मैथमेटिकल वो एनालिसिस आप कर सकते हैं। ये हो गया इंपीडेंस। अब आ जाते हैं आपके पास इसी प्रकार से पावर फैक्टर पे, रोटर के पावर फैक्टर पे देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। तो पावर फैक्टर आपको पता है किससे डिफाइन करता है, रोटर का पावर कोस फाई, ठीक है, तो फाई 2 ले लेते हैं हम, है ना, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर 2 रहेगा, कि मेरे पास स्टेटर का एक, दूसरा रोटर का, ठीक है। तो ये हो गया भाई मेरे पास पावर फैक्टर, आपको पता है R/Z होता है, तो यहाँ पे रोटर की बात कर रहे हैं R2/Z2। अगर आप इसको खोलोगे तो हो जाएगा R2/Z2 की वैल्यू आपको पता ही है X2 का। ये कौन सी कंडीशन में है भाई, ये मेरे पास जब स्टैंड स्टिल क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन, ठीक है, या S इक्वल टू जब 1 है, कुछ भी बोल सकते हो, है ना, स्टैंड, और कोस फाई 2 यानी कि जब रनिंग कंडीशन में है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे रनिंग कंडीशन में कोस फाई 2 डैश बोल दिया, तो उसमें R2 एज इट इज रहेगा और ये Z2 हो जाएगा Z2 डैश,
इसको खोलोगे तो R2 डिवाइड बाय टू स्क्वायर प्लस के एस इंटू x2 का होल। ये हो जाता है भाई आपके पास। ये क्या है? रनिंग कंडीशन। तो इस प्रकार से आप चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें बार बार नहीं बता रहा हूं कि इसके बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद निकाल सकते हो। जो मेरे पास, जिसका मेरे पास फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से चेंज हो रहा है, उन्हीं पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस में लाते हैं। रेजिस्टेंस मेरा इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट सर्किट आ जाता है मेरे पास रोटर करंट। ठीक है, अब देखते हैं रोटर करंट। तो सिंपल सी बात है, रोटर करंट मेरे पास, रोटर करंट होगी मेरे पास I2 प्राइमरी। हम इसको, आपको पता है जो इंडक्शन मोटर है ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट भी कंसीडर कर लेते हैं। स्टेटर को प्राइमरी मानते हैं, रोटर को सेकेंडरी मानते हैं। I2 इक्वल टू, आपको पता है I इक्वल टू क्या, तो V अपॉन के R, सिंपल सी बात है। तो रोटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? E2, लो E2 कर दो। और रेजिस्टेंस, क्योंकि AC है, AC और DC में अंतर रहता है कि AC में हम केवल रेजिस्टेंस लेते हैं, DC में केवल रेजिस्टेंस लेते हैं और AC में आपका इंपीडेंस लेते हैं। तो Z2, अगर इसको आप खोलोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? E2 इक्वल टू R2 का स्क्वायर प्लस के, क्या हो जाएगा ये, X2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा। ये किस कंडीशन में है भाई आपके पास? स्टैंड स्टिल। मैं इसको लिख नहीं रहा स्टैंड स्टिल को, बस सिर्फ रनिंग कंडीशन लिखूंगा मैं। अब I2 डैश कर दूं, यानी कि रनिंग कंडीशन में। E2 क्या था मेरे पास? E2 रनिंग कंडीशन में क्या हो जाता है भाई? S इंटू E2, है ना। और ये Z2 R2 रहेगा स्क्वायर प्लस के ये S X2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया मेरे पास रनिंग कंडीशन। ये क्या आ गई? रनिंग कंडीशन में करंट। ठीक है, इन पे न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, लेकिन आप इनसे चीजों को पता लगा सकते हो कि मेरे करंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और उस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है भाई। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हो ना। मैं E2 आपको S इंटू E2 निकालना सिखा दिया, S इंटू X2 निकालना सिखा दिया आपको प्रीवियस एक छोटा सा उदाहरण लेके। तो हो गया आपके पास रोटर करंट। यहां से आप रोटर करंट क्या है, यानी कि यहां से आप कौन सी करंट का पता लगा सकते हो? स्टार्टिंग करंट का I2, यानी कि उस वक्त मेरी रोटर में क्या करंट रही होगी, है ना। उस वक्त मेरी करंट उसमें क्या वो रही होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आगे की ओर। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई, अब आते हैं हम रोटर टॉर्क की तरफ। तो जो टॉर्क है, टॉर्क सिंपल सी बात है, जितनी मेरी पावर डिलीवर हो रही है रोटर में उसी के ऊपर निर्भर करेगा। तो यहां पे अगर आप टॉर्क की बात करते हो तो दो प्रकार के आपके पास टॉर्क है, एक स्टार्टिंग टॉर्क और एक रनिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है मेरे पास, ये होता है E2 I2 cos phi2। पावर के भाई जितना ज्यादा पावर होगी उसमें उतनी ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा आपके पास, सिंपल सी बात है। या अब देखो भाई, और अगर मैं रनिंग कंडीशन की बात करूंगा, TR तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? E2 डैश I2 डैश cos phi2 डैश। E2 डैश आपने निकाला, हाँ निकाला। I2 डैश आपने निकाला, हाँ निकाला। phi2 डैश हाँ निकाल रखा है हमने, यानी कि वो रनिंग कंडीशन में हो जाएगा। तो अगर मैं TS इजकल टू, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क की, तो E2 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो E2 रहने दो भाई। ठीक है, I2 की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास? इनटू E2 था, R2 था प्लस के X2 का स्क्वायर था ये, इनटू कोस phi2 क्या आया था भाई मेरे पास? R2 था, R2 स्क्वायर प्लस के X2 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
क्या हो गया भाई मेरे पास E2 स्क्वायर इंटू R2, और यहाँ पे R2 ये दोनों की घात कैंसिल हो जाएगी, वो स्क्वायर हट जाएगा, x2 स्क्वायर। तो स्टार्टिंग टॉर्क मेरा किन किन चीजों के ऊपर निर्भर कर रहा है, इनके ऊपर। ठीक है, या इसको इक्वल कर दे तो यहाँ पे TS इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास K इंटू के कॉन्स्टेंट E2 स्क्वायर R2 अपॉन के R2 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर, सॉरी प्लस। ठीक है, तो मेरे पास स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन आ गया है। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू होनी चाहिए तो स्टार्टिंग टॉर्क आप निकाल सकते हो। ओके भाई, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए भाई आपको। ठीक है, चलिए अगर आप क्या बोलते हैं आराम से, हाँ इसकी k की वैल्यू हालांकि होती है 2 अपॉन के 2 पाई एन एस 3 अपॉन के, सॉरी। ठीक है, वैल्यू पुट करो, उससे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट ही। बाकी आप पे जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि अगर हम इन पैरामीटर्स को चेंज कर दे, स्लिप को चेंज करें उस पर, ये स्टार्टिंग की बात है। तो इसी प्रकार से आप रनिंग की भी निकाल सकते हो, रनिंग की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, रनिंग की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, TR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 को क्या लिखा था आपने भाई बच्चों, S इंटू E2 इंटू I2 डैश क्या था आपके पास, E2 था, और डिवाइड बाय R2 स्क्वायर S इंटू x2 का स्क्वायर, और इंटू कोस फाई क्या होता भाई मेरे पास, R2 था, R2 स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा S इंटू x2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहां से क्या आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा मेरे पास, S इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2, और डिवाइड बाय इसका स्क्वायर हट गया R स्क्वायर S इंटू x2 का होल स्क्वायर। ये आ गया भाई मेरे पास रनिंग टॉर्क का। तो दोनों का फॉर्मूला आ गया आपके पास, TS का भी और TR का भी भाई। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात ये है, ये वाले आपके जो इक्वेशंस हैं ये इनको याद करना, क्योंकि ये स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में बहुत काम आएंगे भाई। ठीक है, क्योंकि हम इनको देखो भाई रिलेट कैसे करते हैं हम इनको, हालांकि कैरेक्टरिस्टिक में इनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो देखो रिलेट कैसे करते हैं। अब हमने ये चीज देखनी है भाई कि अगर मैं बात करता हूं रनिंग टॉर्क की, तो मुझे पता है कि इसमें कौन से पैरामीटर, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं, मान लो मेरे पास रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, मेरे पास जो डिपेंड कर जाएगा वैल्यू वो केवल स्लिप के ऊपर डिपेंड करेगी। अब मान लो E2 भी आपका कांस्टेंट है, E2 क्या है, इंड्यूस, ये वाली जो वोल्टेज है ये वो वाली वोल्टेज है, क्या है स्टैंड स्टिल कंडीशन में E2 रोटर की वोल्टेज, ये भी मान लो कांस्टेंट है। तो केवल जो आपके पास डिपेंड करेगा S और इसके SX स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, किसको हम इग्नोर कर सकते हैं या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये चीजें याद रखना कि इसका फॉर्मूला ये है और इसका फॉर्मूला भाई ये है। ठीक है, क्लियर है भाई बच्चों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। ठीक है, फॉर्मूला निकाल तो लिया, ध्यान भी रखना भाई, और 2। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है भाई, ये आ जाता है आपके पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। तो वैसे तो मैं डी बाई डी डेरिवेशन करके कर सकते हैं, बट आप याद रखना अगर मेरे पास R2 इजकल टू X2 है तो ये मेरे पास कंडीशन होती है मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। किसकी भाई, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की। ओके, क्लियर है। तो R2 अगर मेरे पास किसके बराबर है, X2 के,
ठीक है, जबकि आपके पास यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क पूछा भी था, यहां से एक चीज निकल के और आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्या आया था भाई अभी हमारे पास? क्या आया था? E2 इंटू R2 अपॉन के, E2 स्क्वायर था R2 स्क्वायर प्लस के X2 स्क्वायर। यह था हमारे पास किसका? स्टार्टिंग टॉर्क का। तो इस पे कभी कभी स्टार्टिंग टॉर्क में पावर फैक्टर ही पूछ ले, स्टार्टिंग टॉर्क का पावर फैक्टर भी क्या होता है, ये तो कंडीशन है, ये चीज याद करना भाई, क्योंकि वहां पे यहीं से बहुत सारी निकलेगी आपके पास की, यहां से आपको जो भी कंडीशन देते हैं इनसे हिंट निकलते हैं, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में आसानी रहते हैं। वो कह देता है आपको कि कोई मोटर है और उसका स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम है, तो यानी कि तो उसका पावर फैक्टर बताओ। तो यानी कि आपको पता है कि मैक्सिमम कब होता है? जब मेरा R2 जो है X2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे अगर मैं इसका पावर फैक्टर भी निकालू, पावर फैक्टर क्या होता है बच्चों? R2 अपॉन के Z2 और R2 डिवाइड बाय हो जाएगा मेरे पास R2 स्क्वायर X2 स्क्वायर। मुझे पता है मैक्सिमम उसके लिए क्या है मेरे पास भाई? पावर फैक्टर R2, या तो R2 की जगह X2 रख दो, X2 की जगह R2 रख दो आप। ठीक है, तो यहां पे हम R2 रख देते हैं और प्लस के ये भी मैं R2 रख दूं क्या? हाँ रख दो भाई, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो क्या आ गया? R2 डिवाइड बाय 2R2 का स्क्वायर। ठीक है, 2R2 का स्क्वायर, और यहां से क्या आ गया? यहां से R2 डिवाइड बाय √2 R2 से R2 1/√2, और इसकी वैल्यू निकाल लोगे 52.707 लैगिंग। ठीक है, तो पूछ लेता है या फेज एंगल निकालोगे तो 45 डिग्री, इससे या फेज एंगल निकालोगे कि आपके रोटर का जो फेज एंगल है वो कितना रहना चाहिए, या तो 45 डिग्री रहना चाहिए, पावर फैक्टर आपका 0.707 होना चाहिए स्टार्टिंग। तो ये भी एक कंडीशन है फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की भाई। क्लियर है? तो ये तो स्टार्टिंग टॉर्क का हो गया। और रनिंग टॉर्क में R2 सिंपल सी बात है, स्लिप इन्वॉल्व हो जाएगी, इजकल टू SX2 के बराबर होना चाहिए। R2 मेरा क्या होना चाहिए रनिंग कंडीशन में, यानी कि जब उसकी रनिंग स्लिप, यानी कि जब रनिंग कंडीशन होगी वो किसके? SX2 के बराबर होना चाहिए। तो आपकी स्टार्टिंग टॉर्क की मैक्सिमम कंडीशन आ गई। ठीक है, और इसकी रनिंग उसकी आ गई आपके पास। ठीक है, चलिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेज। तो भाई सप्लाई उसका प्रभाव देख लेते हैं हम। अगर हमने टॉर्क निकाला था इसका, स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क, तो हमें पता था ये आया था आपके पास E2 इजकल टू R2, ये आया था हमारे पास R2 SX2। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूं, स्टार्टिंग टॉर्क की बात करूं, तो E मेरा लगभग बराबर रहता है V के। E मेरे पास ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी लगभग V के बराबर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो यानी कि यहां से R2 भी मेरा कांस्टेंट, और ये वाली स्टार्टिंग में तो भाई जो सिंपल सी बात है आपके पास X2 है वो भी कांस्टेंट रहनी है, क्योंकि वहां पे जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी वही आपकी रोटर की फ्रीक्वेंसी रहनी है, वेरी नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूं तो मेरे पास सिंपल सी बात है E2 स्क्वायर के बराबर आ जाता है, और E2 इक्वल टू V है, तो स्टार्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो आपने देखा होगा कि अगर मैं इसकी वोल्टेज को 1% भी बढ़ा दूं या घटा दूं तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क उसी हिसाब से घटता पड़ता है, या वोल्टेज को डबल कर दूंगा तो 4 गुना बढ़ जाएगा, वोल्टेज को कम कर दूंगा तो 4 गुना कम हो जाएगा, डिपेंड ऑन द उस पे। यानी कि वोल्टेज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से ये चीज पता चलती है कि आपको वोल्टेज में हल्का सा भी डिक्रीमेंट कर दो या इंक्रीमेंट कर दो तो टॉर्क पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है भाई, रनिंग टॉर्क मैं आप लोगों को बता चुका हूं, फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने करा दिया था, एक तरफ स्टार्टिंग का दूसरा रनिंग का, तो दोनों ही कंपेयर करके मैंने आपको दिखा दिए थे। ठीक है, अब देखते हैं एक मिनट। हाँ,
ठीक, हाँ भाई। अब थे हम मैक्सिमम टॉर्क अंडर द रनिंग टॉर्क। तो भाई इसने पूछा है मैक्सिमम टॉर्क अंडर द रनिंग टॉर्क। जैसे हमने वहां पे निकाला था, एक निकाला था हमने मैक्सिमम टॉर्क अंडर द, वो निकाला था हमने स्टार्टिंग, तो उसके लिए क्या बताया था, R2 इक्वल टू SX2 के बराबर होना चाहिए, वहां से पावर फैक्टर भी निकाला था। तो यहां से अगर मैं डायरेक्ट बात करूं मैक्सिमम टॉर्क अंडर द रनिंग कंडीशन, उसका आता है 2x2 रिएक्टेंस। ठीक है, मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है, आपको ये यहीं से निकालना पड़ेगा। TR इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 था मेरे पास, E2 स्क्वायर इंटू क्या आया था, S इंटू R2 आया था, और फिर यहां से R2 स्क्वायर S इंटू X2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे R2 इक्वल टू SX2 रखोगे तो ये के जो रनिंग टॉर्क आएगा, मैक्सिमम टॉर्क आएगा आपके पास अंडर द रनिंग कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे फॉर मैक्सिमम टॉर्क के लिए आप क्या रखोगे, R2 इक्वल टू S इंटू, जब वैल्यू पुट करोगे तो देन सोल्व करके यही आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई मेरे पास जो मैक्सिमम टॉर्क है वो रिएक्टेंस का हाफ होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, कम से कम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम टॉर्क वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज द स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस। ठीक है, देयरफॉर इट शुड बी केप्ट स्मॉल एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसकी कोशिश रहती है हमारी जब कम से कम रहनी चाहिए भाई। तो ये आपके पास क्या है, रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क है, और वो वाला क्या था आपके पास, स्टार्टिंग कंडीशन। ठीक है भाई, अब आते हैं हम टॉर्क और इसकी स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पे भाई। टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पे दिखाई दे रहा है आपके पास, हाँ ठीक है। टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, पहले तो इसके ग्राफ को समझते हैं हम। ये दे रखी है इसने स्लिप की वैल्यू भाई, ये 0। 0 का मतलब क्या है, स्लिप 0 कब हो सकती है, जब मेरे पास NS इक्वल टू N हो, यानी कि यहां पे, यानी कि हाई स्पीड, चलो 0 नहीं तो 0.1 मान लो, हाई स्पीड। ठीक है, और ये क्या है भाई मेरे पास 1 कब हो सकती है, स्लिप मेरी कब थी, स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टैंड स्टिल कंडीशन, यानी कि N इक्वल टू 0 है, यहां स्लिप तभी 1 हो सकती है। तो यहां से स्लिप का ग्राफ दिखाया गया है 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ये सब चीजें दिखाई गई हैं भाई आपके पास। ठीक है, पहले तो एक ग्राफ समझ में आया, ये है मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क है, ये मैक्सिमम टॉर्क को दिखा रखा है, ये लाइन जो आपके पास टॉर्क और स्लिप के बीच में ये जो है आपके पास कर्व खींचा गया है। तो हमें पता था रनिंग कंडीशन में, देखो स्लिप ये निकाल रखा आपने, ये फॉर्मूला मैंने निकाल रखा है आपके पास, अभी निकाला था हमने, ये K2 SX2 E2 और क्या बोलते हैं SX स्क्वायर, SX2 का स्क्वायर खोल दिया इसने। अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, किसकी शुरुआत में बात करें, हम स्टार्टिंग की बात करें, यहां की बात करें, अगर मैं इसकी बात करता हूं स्लिप, स्लिप के केस में क्या हो रहा है भाई, यहां पे देखना आप, ये मैं दोबारा लिख देता हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। इनिशियल कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं, इनिशियल कंडीशन में यानी कि मेरे पास जो है भाई एक चीज है R2, ठीक है, R2, यहां की बात अगर मैं करता हूं 0, तो स्लिप की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 है, 0 है या बहुत कम है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले तो भाई, क्योंकि यहां पे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैंने यहां से क्या किया भाई, यहां पर ये वाली टर्म देखो आप, SX स्क्वायर, SX स्क्वायर, इसकी वैल्यू एट नॉर्मल स्पीड, रिएक्टेंस, अब देखो मैंने उस बताया था ना, ये चीजें यहां पे बहुत काम आनी है। रिएक्टेंस वेरी लो,
वेरी लो रहनी है एट नॉर्मल स्पीड पे। क्यों? अभी तो बताया था रिएक्टेंस क्या होती है भाई मेरे पास रनिंग कंडीशन SX2, और स्लिप की वैल्यू बहुत कम मान लो रिएक्टेंस, मैंने बताया था ना आपको, जैसे जैसे स्लिप की वैल्यू कम होगी, ठीक है, 0 पे तो 0 ही है, स्लिप की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी रिएक्टेंस भी आपकी कम होगी। अगर मेरे पास ये रिएक्टेंस कम है, कौन सी, ये वाली रिएक्टेंस कम है, तो S² की टर्म तो और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं? इस वाली टर्म को मैं x² को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, क्योंकि ये R2 रिस्पेक्ट टू R2। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, देखना भाई, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर आ जाएगा S इंटू R2 और डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर। यहां से ये कट गया, ओके। तो यानी कि टॉर्क इसके ऊपर डिपेंड है। R2 क्या हो गया भाई मेरे पास, कांस्टेंट है। R2 क्या है, कांस्टेंट। तो टॉर्क जो है गया मेरा स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगी मेरा टॉर्क भी बढ़ता जाएगा। स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क भी क्या होता जाएगा, मेरा बढ़ता जाएगा। अब इसको विजुलाइज करो आप, स्लिप बढ़ने का मतलब क्या, स्लिप बढ़ने का मतलब है स्पीड में कमी आ रही, और ये हमने डीसी मोटर में पढ़ा था, जैसे स्पीड में कमी आती है तो टॉर्क में वृद्धि होती है। क्लियर है? तो यहां पे भी स्लिप में क्या आ रही है, कमी आ रही है, और स्लिप में कमी आ रही है तो केस क्या बनता है, स्लिप में कमी आने का मतलब है ज्यादा फ्लक्स कट होगा, ज्यादा फ्लक्स कट होगा तो ज्यादा EMF इंड्यूस होगा, उसमें ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, और वो जो करंट बढ़ेगा मेरा तो क्या होगा, टॉर्क को बढ़ाएगा, तो इसलिए टॉर्क क्या होगा मेरा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे स्लिप बढ़ती जा रही है भाई मेरे पास, स्लिप क्या है, बढ़ती जा रही है, तो मेरे टॉर्क भी बढ़ता जा रहा है। यहां से देखो R2, जैसे जैसे मेरे पास स्लिप बढ़ती जा रही है तो मेरा टॉर्क भी बढ़ता जा रहा है, ये मैक्सिमम टॉर्क है। उससे आगे की बात भी हम करेंगे, पहले यहां तक की पॉइंट की बात करते हैं। फिर ये वाला है, यहां पे वैल्यू दूसरी, इसकी मतलब मैक्सिमम टॉर्क सेम ही है आपके पास, ठीक है, बट स्लिप चेंज हो जा रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां चेंज होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, तो स्लिप मेरी चेंज हो जा रही है। ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया। ये तो थी कंडीशन फर्स्ट, यहां तक, पहले इसको समझ लो, ये आ गया तो बाकी आ गया। अब यहां पर क्या हो गया भाई मेरे पास, जब मेरे पास स्लिप बढ़ती जा रही है, क्या होती जा रही है, स्लिप बढ़ती जा रही है, तो स्लिप बढ़ने का मतलब क्या हुआ यहां पे, यहां तो क्या हो रहा था, स्लिप बढ़ने से ये आपकी क्या है, टॉर्क भी आपका बढ़ता जा रहा था, मैक्सिमम टॉर्क तक गया। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी आपके पास, स्लिप बढ़ेगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क कब मिलता है मुझे, जब R2 = SX2 हो जाएगा यहां पे। तो ये वाली जो कंडीशन है ना मेरे पास, ये वही है R2 = SX2। इस कंडीशन पे मेरे पास जो भाई मेरे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जो मेरी ये रिएक्टेंस है, ये वेरिएबल R2 फिक्स है, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाती है इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में। आई बात समझ में? यहां पे मेरे पास ये 1 है, तो दैट मीन्स ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पे स्टार्टिंग की बात हो रही है, ये रनिंग का मैक्सिमम टॉर्क है। क्लियर है भाई? और ये मेरे पास ये इस स्लिप पे है मैक्सिमम वैल्यू, और ये वाली इस स्लिप पे वैल्यू है। अब ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब भाई इसके बाद क्या, इसके बाद सिंपल सी बात है, आपके पास मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला, ये इसी से हम यहां पे गए, इसी से यहां पे गए, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब मेरे पास ये वाली वैल्यू हो रही है बड़ी, ये वाली वैल्यू हो रही है मेरे पास बड़ी भाई, कौन सी, ये वाली, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है यहां पे। तो शुरुआत में मेरे पास यहां की अगर मैं बात करूं, देखो रिएक्टेंस जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी मेरे पास रोटर पे फ्रीक्वेंसी है, तो वहां पे रिएक्टेंस मेरी क्या हो जाती है, बहुत हाई। वहां पे रिएक्टेंस क्या हो जाती है मेरी, बहुत हाई, फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो रिएक्टेंस कम होती है ना। तो ये वाली टर्म, अब ये वाली टर्म क्या होगी आपके, इंक्रीज, ये वाली, ठीक है। तो ये तो उतार लिया होगा आपने, अब मैं इस वाली को ले रहा हूं जरा, ठीक है। तो यहां पे जब ये वाली टर्म इंक्रीज होगी तो क्या मैं R2 को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, R2 क्या कर दिया मैंने, नेग्लेक्ट। तो यहां से देखना भाई फॉर्मूला क्या आएगा,
टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये हाई होगी आपके पास, ठीक है। तो के कांस्टेंट है, एस R2 नेग्लेक्ट कर दिया हमने, छोड़ दो भाई, एस स्क्वायर x2 स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कट गया, और टॉर्क अगर ये कांस्टेंट है तो 1/s। तो स्लिप के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क मेरा क्या होगा, कम होता जाएगा इस वाले केस में। तो यहां से जाने के बाद, यानी कि यहां से यहां तक टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, और यहां से आने के बाद टॉर्क डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप आफ्टर मैक्सिमम टॉर्क के बाद। आई बात समझ में भाई, केस क्लियर है। तो यानी कि आप अगर स्लिप को, यानी कि हम फिर कहां निकालते हैं, फिर एक हमारे लिए अगर कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो एक सुटेबल स्पीड होती है जो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क रहता है रनिंग कंडीशन में, फिक्स कर देते हैं। तो हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करता है इसकी टॉर्क रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो ये केस था हमारे पास कि टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज कब बढ़ रही है और कब कम हो रही है, ठीक है। तब भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना भाई। तो यहां पे देखो भाई, हमारे पास R2 की वैल्यू चेंज हो गई। तो हमने पढ़ा भी था ये चीज कि R2 की वैल्यू को, R2 अब ये क्या है, हमारे पास जो वाउंड टाइप मोटर है उनमें रेजिस्टेंस को हम चेंज कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस को चेंज करने से क्या होता है, अब देखो भाई आपका स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, बढ़ जाता है। आपका क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो ये आपके पास यहां पे जो मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है उसको यहां पे मिल रहा है, ठीक है, और ये यहां पे मिल रहा है, और इस वाले केस में यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला 3R2, यहां पे R2 की वैल्यू बढ़ती आ रही है, तो स्टार्टिंग टॉर्क आपको S0 का मतलब स्टार्टिंग में मिल गया आपके पास। क्यों मिलता है, क्योंकि भाई मैं पहले बता दूं आपके पास, अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, स्टार्टिंग टॉर्क का एक फॉर्मूला था, मैं बता दूं यहीं से, E2 I2 cos ∅2। अब दो चीजें हैं इसमें भाई बच्चों। आप बोल रहे होंगे सर अगर रोटर में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं हम, रोटर में अगर रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, और करंट की वैल्यू कम होने से तो टॉर्क भी कम होना चाहिए। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, यहां पे क्या होता है, ठीक है, अभी इतना टाइम तो है नहीं, वरना मैं एक न्यूमेरिकल से समझाता इसको, ठीक है। और तो फिलहाल इतना समझ लो आप कि जब मेरे पास हम रोटर में रेजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं, मैंने बताया था वाउंड टाइप रोटर में रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर देते हैं, तो वहां पे करंट की वैल्यू तो कम हो जाती है, बट मेरा जो पावर फैक्टर है, रेजिस्टेंस पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, R2/K/Z2, ठीक है। और इसको खोलोगे तो आप R2 + SX2 का स्क्वायर √। तो अगर मेरे पास रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मेरा पावर फैक्टर बहुत ज्यादा इंप्रूव, कहने का मतलब अगर ये कम हो रहा ना तो पावर फैक्टर की ओवरऑल वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। अगर इसमें 2 गुने कमी आ रही है, 6-7 गुना पावर फैक्टर आपका इंप्रूव हो जाता है। तो उससे क्या होता है, इसी वजह से ओवरऑल टॉर्क आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये याद रखना है। यहाँ पे क्या चीज हो गई भाई मेरे पास, तो जैसे जैसे मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चल जाती है हम वो करते जाते हैं भाई, ठीक है भाई, क्लियर है बच्चों। तो इस प्रकार से हम टॉर्क को हाई करके अचीव करते हैं। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है भाई। पहले बार बार बोलता हूं मैं बच्चों, इसमें क्या है, आप लोगों को जो करना है वो जरूर कर लेना, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कर लेना। न्यूमेरिकल जितने टाइप के आएंगे वो मैंने आपको लगभग बता दिए हैं, ठीक है। स्पीड रेगुलेशन, सिंपल सी बात है, स्पीड रेगुलेशन हमारा कम से कम होना चाहिए, क्योंकि नो लोड से फुल लोड की स्पीड के परसेंटेज को शो करता है। ये सिंपल, ये तो आपने पता ही है, जो उसके मोटर में था आपके डीसी। तो एन नोट क्या है मेरे पास, एन नोट है नो लोड स्पीड, यानी कि जब उस रोटर पे आपके स्पीड नहीं होगी। और एन एफ एल क्या है भाई, फुल लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड। इस पे कुछ कराने की जरूरत नहीं, वो बोल देगा आपको कि नो लोड स्पीड आपकी 1000 आरपीएम है और फुल लोड स्पीड आपकी 960 है। तो सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट करनी है आपको भाई बच्चों, 1000 - 960। हाँ ये है आइडियल कंडीशन में पूछ लेता है वो। आइडियल कंडीशन में जो स्पीड रेगुलेशन है वो 0 होना चाहिए,
और प्रैक्टिकल कंडीशन में अगर पूछे, प्रैक्टिकल में तो बच्चों क्या होना चाहिए, मिनिमम, क्योंकि मिनिमम कुछ तो वैल्यू होगी और आइडियल तो 0 हो ही सकता है। ठीक है, अपॉन के 960 इंटू 100 करके जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, उससे आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं इसके हम स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब देखो भाई, स्पीड कंट्रोल क्या कहता है आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये तो आपने पढ़ाई है, वैसे आपने यहां से फॉर्मूला निकल गया होगा ये। मैं बता दूं ये कहां से आया, अगर आपको कंफ्यूजन है, NS माइनस के N अपॉन के NS, और इसको अगर S इंटू NS करोगे और ये NS माइनस के N, तो इसको N को इधर ले जाओ, NS माइनस के S इंटू NS। जितने फॉर्मूले कुछ ना कुछ ड्राइव करके आए हैं बच्चों, NS बाहर ले लो, 1 माइनस के S, तो क्या मेरे पास स्पीड। ठीक है, तो ये सेम वहीं से आया है। ठीक है, और फिर हमने इसको खोला तो ये हो जाएगा आपके पास NS इक्वल टू, आपने पढ़ाया है 120 F अपॉन के P, वैल्यू पुट कर दी। चलिए, तो यानी कि ओवरऑल मेरे पास जो चीजें हो गई, मेरे पास जो डिपेंड कर गई, मेरे पास फ्रीक्वेंसी के, पोल के और स्लिप के, यानी कि इनमें बदलाव करके मैं क्या कर सकता हूं, स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूं। बट अगर हम बात करें किसकी, फ्रीक्वेंसी की, तो भाई 3 फेज सप्लाई आपके घर में आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी आप तो बदल नहीं सकते। हाँ, बदल भी सकते हो, उसके लिए अलग से कंट्रोलर लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है भाई, अलग से कंट्रोलर, वो VF कंट्रोलर वगैरह करनी पड़ेंगी चीजें आपको, तो तब जाके चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी को तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इमेजिन करो, क्योंकि हमारे पास वो है नहीं। लेकिन हाँ, हमारे पास अगर नंबर ऑफ पोल हो, पोल को चेंज करके भी हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। साफ पता चल रहा है, वैसे तो मेरे पास यहीं से पता चल जाता है 120 F अपॉन के P से। पोल अगर मेरे पास कम होंगे तो स्पीड मेरी बढ़ेगी। ठीक है भाई, अब रही बात आपके पास जो स्लिप है, स्लिप जो मेरी चेंज हो रही थी, स्लिप स्पीड के कारण चेंज होती है, फिर स्पीड को कंट्रोल हम उसके रोटर में रेजिस्टेंस वगैरह इन सब चीज को चेंज करके भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा स्क्विरल गेज मोटर में तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसकी जो रोटर कोर होती है मेरी, उसमें तो हम बदलाव कर ही नहीं सकते, वो तो एक बार बन गया है ना, एंड रिंग से कनेक्टेड होती है, उसके सर्किट में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में अगर बात करें हम स्क्विरल केज मोटर की, तो उसमें केवल एक पोल को चेंज करके स्पीड बचती है मेरे पास। और पोल को भी कैसे चेंज करते हैं हम, ये 2 स्पीड पे ऑपरेट होता है, 2 स्पीड। पोल की संख्याओं को घटा बढ़ा के। अब पोल की संख्या कैसे घटा बढ़ा सकते हैं हम, बाई कनेक्शन को चेंज करके। उन कनेक्शन को चेंज करके हम पोल की संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं। 2 स्पीड पे काम करता है, एक लो स्पीड और हाई स्पीड। यानी कि मान लो एक बार पोल 4 है और दूसरी बार मिनिमम पोल 4 है और दूसरी बार में पोल 8 है। यानी कि हम इनको, पोल कैसे डिजाइन होते हैं मैंने मैग्नेटिक सर्किट में बता रखा है। ठीक है, उनके कनेक्शन को चेंज कर सकते हैं हम और N और S पोल क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पोलों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो स्क्विरल केज में तो हम इनके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण भी है जो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास वन ऑफ द स्पीड ऑफ 2 स्पीड स्क्विरल केज। तो ऐसे स्क्विरल केज जिनमें 2 स्पीड होती है ना बच्चों, उसको 2 स्पीड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बोलते हैं। 800 आरपीएम में, इसने बोल दिया लोअर है। ठीक है, द अदर देन स्पीड क्या होगी, तो जस्ट याद रखना, अगर लोअर दी है तो जस्ट डबल कर देना, क्योंकि N इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, मेरे पास बच्चों होता है 120 F अपॉन के P, और P उसने लोअर स्पीड बोल रहा है, तो दैट मीन्स यहां पे पोल की संख्या इसने मैक्सिमम ली होगी, क्योंकि पोल अगर हाई होंगे तो स्पीड लो होगी, और दूसरे पोल की संख्या इसकी आधी कर दोगे आप। तो आधी कर दोगे तो सिंपल सी बात है,
पोल की संख्या मान लो पहले 4 थी तो अब 2 कर दोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसको अगर डबल करोगे तो स्पीड इसकी आधी हो जाएगी, और इसको 2 गुना कम कर दोगे तो स्पीड डबल हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है 800 हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। तो ये याद रख लेना, वहां पे उसने स्पीड क्या दी है, लोअर दी है तो हायर कर दोगे, हायर दी है तो दूसरी स्पीड पूछी तो लोअर कर दोगे। इस प्रकार का न्यूमेरिकल भी आपके पास भाई बच्चों आ जाता है। ओके, चलिए ये मैं पहले बता रहा हूं, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट बताता चल रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, और समय की उसके कारण, ठीक है। लेकिन हाँ इतना मैं जरूर बता दे रहा हूं कि जब आप क्वेश्चंस करोगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव करोगे तो समझ में जरूर आएगा भाई बच्चों, और जो ना आए तो मैं बार बार बोलता हूं मेरे को बता देना कॉल करके या मैसेज करके, ठीक है। पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर, तो पावर फैक्टर क्या होता है आपके पास भाई, जैसे हमारे पास बाकी दूसरी मशीनों में पावर फैक्टर होता है, ऐसे हमारे पास इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होता है। तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं पावर फैक्टर, इसको इस फॉर्मूले से भी निकालते हो आप, वैसे अलग अलग फॉर्मूले पावर फैक्टर के आपके पास, ठीक है। पावर फैक्टर यानी कि कोस फाई, एक्टिव कंपोनेंट करंट जो आई कोस फाई है, यानी कि जो कि हम आपके पास ये निकालते हैं ना, ये एक्टिव कंपोनेंट आई कोस फाई, ठीक है, और ये टोटल करंट आई होता है, ये आई साइन फाई होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। तो एक्टिव कंपोनेंट करंट और अपॉन के टोटल करंट। तो इनिशियल अगर करंट की बात करें हम भाई, एक्टिव कंपोनेंट करंट की बात करें हम, यानी कि नो लोड की बात करें, नो लोड पे आपका जो एक्टिव कंपोनेंट है वो बहुत लो होता है ना। अब जो इंडक्शन मोटर है नो लोड पे इज लो, पावर फैक्टर अबाउट 0.1 लैगिंग, क्योंकि वहां पर जो आपकी, अब देखिए सप्लाई दे रहे हो तो सारी एनर्जी क्या फ्लक्स रोटेट करने में हो रही है, तो रोटर पे इतना ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमें इतना कम टॉर्क की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो इतना पावर वो ले नहीं पा रहा है। तो वहां पर उस केस में क्या हो रहा है, टोटल करंट आपके पास जो क्या नाम है, जो एक्टिव कंपोनेंट करंट है उसकी वैल्यू बहुत कम है। अब जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते हो तो आपके एक्टिव कंपोनेंट करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो उस दौरान आपके पास जो फुल लोड पे होता है लगभग वो 0.9 के आसपास हो जाता है, 0.9 के आसपास हो जाता है। तो नो लोड पे, लोड की कंडीशन में आपका पावर फैक्टर ज्यादा रहता है, लैगिंग इसलिए क्योंकि प्योर इंडक्टिव रहता है। एक चीज और है, एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ये मेरे पास रोटर है, ठीक है, तो क्योंकि वहां पे जो स्टार्टिंग करंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे मैग्नेटाइजेशन करंट बहुत ज्यादा खींच रहा होता है इस वक्त, केवल जिसकी वजह से फ्लक्स बन रहा है। मैग्नेटाइजेशन करंट क्या है, जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो वाली करंट आपकी बहुत ज्यादा खींच रहा होता है, ठीक है। तो उसी के कारण इंडक्टेंस रिएक्टेंस बहुत हाई रहती है और पावर फैक्टर आपका पुअर रहता है। अगर बात की जाती है कभी कभी एयर गैप, ये क्या होता है, रोटर और स्टेटर के बीच में जो गैप होता है उसी को हम एयर गैप बोल देते हैं, ठीक है। अब एयर गैप के होने से क्या होता है भाई बच्चों, वो पूछ लेता है एयर गैप को अगर आप बढ़ाओगे तो पावर फैक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, एयर गैप बढ़ाओगे तो आपको मैग्नेटाइजेशन करंट उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कम कर रहे थे तो कम मैग्नेटाइजेशन करंट देनी पड़ रही थी। कम मैग्नेटाइजेशन करंट क्यों, क्योंकि जो इसका फ्लक्स है वो लिंक करना चाहिए रोटर को। अब आपने अगर स्पेस बढ़ा दिया तो एयर का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो यानी कि उसे और ज्यादा मैग्नेटाइजेशन करंट देनी पड़ेगी सेम फ्लक्स के लिए। वो फ्लक्स इतना ज्यादा चाहिए हमें कि जितने पे वो मोटर आपका काम करने लग जाए, तो उससे फिर मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ेगी तो पावर फैक्टर आपका पुअर होता जाएगा। इसलिए कम एयर गैप देने पर हमारा क्या है, पावर फैक्टर क्या होता है और अच्छा होता चले जाता है, बेटर होता चल जाता है, ठीक है। अब जैसे पूछ रहे थे सर, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें हम वो क्यों नहीं यूज कर लेते, एयर का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा, तो सिलिकॉन की कोर क्यों नहीं यूज कर लेते। तो भाई बच्चों ये रोटेटिंग पार्ट है, कोर यूज करोगे तो कहां से घूमेगा वो, है ना, स्टेशनरी पार्ट तो नहीं है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीच में एयर रखना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि वो घूमेगा तो तभी ना जब बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, अदरवाइज घूमेगा ही नहीं, है ना। ट्रांसफॉर्मर में तो हम फ्लक्स इधर से इधर, अब यहाँ पे हमें फ्लक्स यहाँ से यहाँ भेजना है तो मैग्नेटाइजेशन करंट तो हमें देनी पड़ेगी ज्यादा, ठीक है।
और अगर जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर था वहां पे सिलिकॉन स्टील की कोर का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे चीजें स्टेशनरी है, मूविंग नहीं है। ओके, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा भाई बच्चों। अब जैसे हमारे पास डीसी मशीन में हमने पढ़ी थी पावर लॉसेस, वो पावर स्टेज डीसी मशीन में पढ़ी थी, इसी प्रकार से हम इंडक्शन मोटर में भी पढ़ते हैं भाई आपके पास। तो इसमें दो प्रकार के पावर स्टेज इंडक्शन मोटर है, सिंपल सी बात है। इसमें भी लॉसेस होते हैं हमारे पास, फिक्स लॉसेस जिनको हम स्टेटर आयरन लॉसेस बोलते हैं, ये भी सेम दो प्रकार के होंगे, हिस्टैरिसीस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। इनका लोड से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो है फिक्स रहेंगे, ठीक है, क्योंकि घूमने वाला पार्ट है तो इसमें फ्रिक्शन लॉसेस और विंडेज लॉसेस भी रहने हैं। फ्रिक्शन लॉसेस जब आपका घूम रहा होगा जहां से उसको फ्रिक्शन मिल रहा होगा, और एयर विंडेज लॉसेस वो जिसमें एयर उसका ब्लॉक कर रही है घूमने का, ठीक है। और वेरिएबल लॉसेस सिंपल सी बात है, स्टेटर कॉपर लॉसेस और रोटर कॉपर लॉसेस रहने हैं। स्टेटर कॉपर लॉसेस स्टेटर में जाने वाली करंट से निकाल सकते हो, और इनटू स्टेटर का रेजिस्टेंस वहां से निकाल सकते हो। एक फेज के निकाल लो, तीनों फेज से मल्टीप्लाई कर दो तो तीनों के आ जाएंगे। रोटर कॉपर लॉसेस रोटर की करंट इनटू रोटर का रेजिस्टेंस, उस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ओके, तो चलिए अब ये है आपके पास नेक्स्ट पावर, वो है आपके पास पावर स्टेज है आपके पास भाई। तो ये सेम चीजें बताई गई है इसमें। अब हम इसको देखते हैं। ये है एक्टिव पावर दी गई जो स्टेटर को, इसको बोल दिया हमने पीआई, यानी कि इनपुट पावर। अब स्टेटर में आपके दो प्रकार के लॉसेस होंगे, स्टेटर के कॉपर लॉसेस होने हैं और स्टेटर के आयरन लॉसेस होने हैं। फिर इस लॉसेस के बाद ही आपके रोटर पे जाके पावर मिलेगी आपको। सिंपल सी बात है, यहां से सप्लाई दोगे तो फ्लक्स लिंक करेगा, फिर घूमेगा, कट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तब जाके आपको पावर मिलेगी। तो जो रोटर पे पावर मिल रही है इसको बोल दिया आपने भाई रोटर की पावर। क्या बोल दिया इसने? रोटर की पावर, क्योंकि इसके लॉसेस के बाद मिल रही है, इन दोनों के लॉसेस के बाद। फिर भाई रोटर में, अब रोटर में क्या है आपके पास, कॉपर लॉसेस हो रहे हैं। रोटर में क्या है आपके पास, कॉपर लॉसेस हो रहे हैं। तो कॉपर लॉसेस के बाद आपको शाफ्ट पे जो पावर मिलती है वो क्या होती है, मैकेनिकल पावर, क्योंकि इसमें भी तो कुछ लॉसेस होंगे। और भाई शाफ्ट के बाद आपके पास शाफ्ट पे भी थोड़े से एयर विंडीज और फ्रिक्शन लॉसेस होंगे, तो ये आपको आउटपुट पावर मिलती है। ओके, इस प्रकार से हम अलग अलग स्टेज इनकी निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास भाई बात की जाए, सिंपल सी बात है, यहां से बहुत सी बार ऐसे हो जाते हैं कि अगर मैं यहां से रोटर इनपुट निकाल लूं, बहुत सी बार वो ऐसे बोले रोटर कॉपर लॉसेस निकाल लूं, तो क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास ये इनपुट था और पी आर माइनस के पी एम, ये क्या होगी भाई मेरे पास, रोटर के लॉसेस। अगर मुझे स्टेटर के लॉसेस निकालने हैं तो सिंपल सी बात है, स्टेटर के अगर मेरे पास ये दोनों लॉसेस है, स्टेटर सीयू लॉसेस, कॉपर लॉसेस प्लस के स्टेटर आयरन लॉसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या मैं इससे पी आई माइनस के पीएम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के लॉसेस या अलग अलग प्रकार की आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो भाई, रोटर आउटपुट पे चलते हैं हम जरा। ठीक है, ये हो गया आपके पास रोटर आउटपुट। अब ये तो आपको पता ही है भाई कि रोटर की आउटपुट है, यानी कि रोटर पे जो घूम रही है, तो उस पे जो आपके पास पावर आपको पता है, जैसे मेरे पास V इंटू आई होता है इलेक्ट्रिकल की टर्म में, मैंने बता रखा है इसमें पावर इज इक्वल टू, ऐसे ही होता है मेरे पास स्पीड इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, ये बताया था मैंने। सेम पावर के लिए अगर आपकी स्पीड में कमी होगी तो टॉर्क बढ़ेगा, और स्पीड में कमी होगी, सेम वही है, पावर के लिए वोल्टेज कम होगी तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ये कम होगा, एक दूसरे के वाइस वर्सा है भाई। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं इनके, मैं पहले बता रहा हूं जो मेन पॉइंट्स है वही मैंने लिए हैं, अभी ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं हम। ठीक है, कि ये हाँ 2 पाई NS T कहां से आया, बस हाँ मैं बता दूंगा कि हाँ ये कैसे लिंक कर रहा है। ग्रोस रोटर आउटपुट, ग्रोस का मतलब टोटल रोटर आउटपुट, रोटर पे जो टोटल आउटपुट मिलेगी भाई,
तो सिंपल सी बात, आउटपुट जो पावर होगी वाट है, तो सिंपल सी बात है पावर ही है। तो पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी जी, ग्रॉस रोटर टॉर्क है, एन ओ टी डिवाइड बाय 60, ये हो गया। और अगर रोटर की इनपुट की बात करें तो रोटर की आउटपुट तो मेरी स्पीड है, रोटर की आउटपुट, रोटर इनपुट पे स्पीड क्या थी मेरे पास, एन एस सिंक्रोनस स्पीड, जिसकी वजह से वो फ्लक्स रोटेट कर रहा है। ओके, वो होगी रोटर इनपुट। तो अगर मैं यहां से, अब हम देखो रोटर आउटपुट अगर यहां से जाए यहां पे, रोटर आउटपुट, ये रोटर आउटपुट है, ठीक है, ये रोटर आउटपुट है और ये रोटर इनपुट है, पी आर, या तो इसे स्टेटर की आउटपुट मान लो या रोटर की इनपुट। तो इससे क्या मैं कॉपर लॉसेस निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं भाई। अब देखो, अगर मैं यहां से, वो इनपुट है ना, तो ये कर दूं मैं 2 पाई एन एस टी जी डिवाइड बाय 60 माइनस के 2 पाई एन एस टी जी डिवाइड बाय 60 इजकल टू, तो क्या आ गया भाई मेरे पास 2 पाई, ठीक है, टी जी डिवाइड बाय 60 और एन एस माइनस के एन कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे मेरे पास यहां से, रोटर कॉपर लॉसेस, रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर मैं सिंपल सी बात 2 पाई एन एस टी, अगर मैं रोटर कॉपर लॉसेस अपॉन के रोटर इनपुट पे क्या था आपके पास एन एस, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाती है भाई मेरे पास, स्लिप। तो यहां से रोटर कॉपर लॉसेस, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, रोटर कॉपर लॉसेस एस इंटू रोटर इनपुट। तो अगर आपके पास जैसे ना, अब इस पे छोटा मोटा न्यूमेरिकल ये आ जाता है, बस इस वाले फॉर्मूले को याद रखना। बाकी ये भी चीजें हैं यार, इनमें थोड़ा सा और डेरिवेशन है, ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज करता है। मैं बता रहा हूं आपको जो फॉर्मूले यूज करने हैं वो ये याद रखना, ठीक है। ये तो आपको याद रहेगा ही, वैसे ये तो सिंपल है, ठीक है। चलिए, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर लॉसेस, वो क्वेश्चन क्या दे देगा कि आपके रोटर पे इनपुट है 100, यानी कि मुझे पता है कि रोटर के जो कॉपर लॉसेस है स्लिप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं भाई। 100 वाट है, 100 वाट है, तो बोल देगा कि आप रोटर की इनपुट स्लिप, और स्लिप बोल दिया उसने 0.04 है स्लिप, ये 4% लेनी, फ्रैक्शन पार्ट लेना है ना, 4 ले लोगे तो 4% ले लोगे, 400 वाट आ जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि लॉसेस आपके इनपुट से ज्यादा हो जाए, है ना। तो यहाँ पे रोटर कॉपर लॉसेस क्या आ जाएंगे आपके पास, रोटर कॉपर लॉसेस क्या आ जाएंगे भाई आपके पास 100 इंटू 0.04 यानी कि 4 वाट। इन्हीं चीजों को घुमा फिरा के आपसे पूछेगा भाई, जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही यहां से अगर आपके पास इसी प्रकार से इनको ड्राइव करोगे ना, इन्हीं को निकाल के, तो भाई एक फॉर्मूला ये आ जाता है आपके पास कि जो रोटर, जो यूजफुल आउटपुट है, आप यहीं से याद कर लो, ऊपर का भी रहने दो, ठीक है। जो यूजफुल आउटपुट है मतलब ग्रॉस रोटर आउटपुट है और रोटर इनपुट है, इसको 1 माइनस एस लिख सकते हैं हम, अगर स्टेटर के लॉसेस को और फ्रिक्शन लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। ये लेकिन ये फंडा उसी उसमें केस में लगेगा आपके पास जब हम इसके सभी लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दे। तो ये कहां पे काम आ जाता है, इससे मोटर की ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने में काम आ जाता है। तो यूजफुल आउटपुट अपॉन के स्टेटर आउटपुट, ठीक है, 1 माइनस एस इजकल टू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इजकल टू 1 माइनस एस, ये भी निकाल लेते हैं। लेकिन ये कब आता है, जब लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, लॉसेस नेग्लेक्ट करने पे, ठीक है। तो वहां पे आ जाता है, छोटा मोटा सवाल इस पे आ जाता है भाई आपके पास, ठीक है। कभी कभी ये दे देता है, तो इसलिए जो अप्रोक्सीमेट, इसलिए बोला भी इसने अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर इज 1 माइनस एस, ठीक है। अगर उसने स्लिप दे दी, यानी कि स्लिप दे दी उसने, लो भाई स्लिप दे दी उसने कि 0.02 है, ठीक है, कि 0.02 स्लिप है इसकी, ठीक है। तो इसकी वो बताओ क्या है एफिशिएंसी, तो 9, ये कितनी आ जाएगी आपके पास भाई, 0.02 का मतलब 1 माइनस के 0.02, दैट मीन्स 98% आ जाएगी आपके पास, सिंपल सी बात है, ओके। तो इस चीज का याद रखना। अब आ जाते हैं हम इसके एक और सेक्शन पे, डबल स्क्विरल केज मोटर। डबल स्क्विरल केज का मतलब है भाई, इसके स्क्विरल केज में आपके पास क्या था,
उसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा एडिटिंग तो कर नहीं सकते, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस तो ऐड हम कर नहीं सकते। तो उस केस में क्या होता है आपके पास, हम स्क्विरल केज की डबल वाइंडिंग यूज करते हैं, ठीक है, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर पे, ठीक है। आउटर लेयर की जो होती है आपके पास वो पतली वाली यूज करते हैं। अगर वो पतली यूज कर रहे हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, रेजिस्टेंस हाई हो गया, क्योंकि हम उसमें भाई वाउंड टाइप में तो हम रोटर को क्या कर देते हैं, रोटर में जो वाउंड टाइप इंडक्शन रोटर है उसमें तो हमने क्या कर दिया, उसमें बदल दिया हमने, किस चीज को बदल दिया, उसमें हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, उसके पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं और उसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकते हैं, है ना। बट क्या इंडक्शन मोटर में वो स्क्विरल केज में पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, 2 वाइंडिंग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं या रोटर यूज करते हैं। उस केस में क्या होता है, शुरुआत में आपका वो हाई रेजिस्टेंस को पकड़ के रखता है, ओके, और बाद में जब रनिंग कंडीशन में आ जाता है तो लो रेजिस्टेंस वाले को पकड़ लेता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आ जाता है इन ऑर्डर टू हाई स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि उसका टॉर्क लो होता है, क्योंकि जब इसका आप देखो हाई रेजिस्टेंस टॉर्क है, जब ये सिंपल सी बात है 2 वाइंडिंग है, इसका हाई रेजिस्टेंस टॉर्क है तो इसमें करंट तो वैल्यू कम रहेगा मेरे पास, है ना, बट इसका पावर फैक्टर मैंने क्या बताया था, रेजिस्टेंस के पावर फैक्टर इंप्रूव है, ओवरऑल स्टार्टिंग टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और लो स्टार्टिंग करंट के लिए डबल कंस्ट्रक्शन यूज की जाती है भाई, ठीक है। ऊपर ये जो पतला वाला रहता है इसका जो है हाई रेजिस्टेंस बार रहता है, इंडक्टेंस इसका लो रहता है, इंडक्टेंस लो रहता है। इंडक्टेंस लो इसलिए रहता है क्योंकि करंट की वैल्यू इसमें क्या होती है, कम होती है। करंट की वैल्यू कम होती है तो फ्लक्स की वैल्यू भी कम होगी, इंडक्टेंस आपका लो रहना ही है। और ये लो इंडक्टेंस, ये लो रेजिस्टेंस और हाई इंडक्टेंस, ठीक है, हाई इंडक्टेंस। हाई इंडक्टेंस होने का मतलब इसका पावर फैक्टर पुअर रहता है, इसका अच्छा रहता है, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क इसका अच्छा है, इसका लो। तो शुरुआत में स्टार्टिंग के दौरान ये यूज होती है मेरी ये वाली, और बाद में ये, ओके भाई। तो ये चीजें इनमें पूछ लेता है कौन सी बार का रेजिस्टेंस हाई होता है, कौन सी बार का कम रहता है। तो आउटर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ द बार स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया, और वो शॉर्ट सर्किटेड बाय द एंड रिंग के जरिए शॉर्ट सर्किट रहती है। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वाइंडिंग इज हाई एंड इंडक्टेंस लो, ये ऑलरेडी आपका है। द इनर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ द ग्रेटर क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है इसका इंडक्टेंस हाई और रेजिस्टेंस इसका लो रहता है भाई, ओके। तो भाई बच्चों ये यहाँ पे आपके इंडक्शन मोटर के जो मेन टॉपिक थे वो समाप्त हो गए हैं। अब मैं आपको यही बोलूंगा, आपके पास जो भी बुक है, जितनी भी बुक है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिएगा और छोटे छोटे न्यूमेरिकल कीजिएगा। वो रोटर कॉपर लॉसेस वाले भी आ जाते हैं कभी कभी, बट स्ट्रेट लेवल पे मुझे लगता नहीं, वो सिंक्रोनस स्पीड तक के ही न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं। और आपके क्वेश्चन भी 70 आने हैं केवल टेक्निकल, तो बहुत इंपॉर्टेंट वाले ही देंगे हो, ठीक है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, टाइम आपके पास कम है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी इसके बाद हम पढ़ें सिंगल फेज मोटर्स, ठीक है।